प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले लेक्चर्स में बात की एंशिएंट ज्योग्राफिकल थॉट की और ये जानने का प्रयास किया कि प्राचीन भारतीय साहित्य, प्राचीन जो ज्ञान के जो भी सोर्सेस थे, जो स्कॉलर्स ने जिन बातों को स्थापित करने का बताने का प्रयास किया, उनमें भौगोलिक अध्ययन किस प्रकार के मिलते हैं। तो हमने पाया कि पृथ्वी के अध्ययन व्यापक रूप से उनमें मिलते हैं। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि अर्थक्वेक्स, भूकंप का जिक्र भी एंशिएंट इंडियन ज्योग्राफिकल थॉट में मिलता है। For the earthquakes, the word bhukamp has been used in the Puranas. It was assumed that earthquakes are caused by the deities like Vayu, Agni, Indra and Varun. This shows that the ancient rishis and scholars had a fairly good knowledge about the origin of the earthquakes. Similarly, they had some knowledge about the origin of volcanoes, that is ज्वालामुखीज। हम ये पाते हैं कि अर्थक्वेक का भूकंप यानी पृथ्वी में कंपन, भू में कंपन, इस बात को उन्होंने जो हमारे पौराणिक लिटरेचर में भी हमारे स्कॉलर्स ने अध्ययन करने की कोशिश की और उन्होंने ये माना कि इसका कारण वायुदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव और वरुण देव, इनके सम्मिलित प्रभाव हैं। इन सारी शक्तियों के कारण भूकंप आते हैं और अगर हम बाद के जो वैज्ञानिक अध्ययन हैं और वैज्ञानिक जो पुष्टियां हैं उनको देखें तो वस्तुतः इन्हीं सारे तत्वों के मेल से, इन्हीं सभी की गतिविधियों से ही भूकंप की उत्पत्ति का स्वरूप इनिशिएट होता है, ये हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये पाते हैं कि इन्होंने जो हमारे स्कॉलर्स थे पुराने, उन्होंने इन संदर्भों में भी अध्ययन करने का प्रयास किया। भूकंप के साथ साथ ज्वालामुखी के अध्ययन का प्रयास भी मिलता है। ज्वालामुखी की उत्पत्ति और ज्वालामुखी के वितरण का अध्ययन भी इन जो हमारे पुराने लिटरेचर है उसमें मिलता है। देयर आर एविडेंसेस इन द वैदिक लिटरेचर एंड पुराणास विच रिवील दैट द आर्यंस वर क्वाइट फैमिलियर विद द एटमॉस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट। According to them, the earth is surrounded by antariksha, space or atmosphere, which exists between the earth and the heaven. The Rigveda mentions that the thickness of the atmosphere cannot be traversed by birds. Moreover, the Ramayana furnishes a lot of information regarding the atmosphere. Later on, Bhaskaracharya has conceived the thickness of the atmosphere to be 12 yojans, that is 154 kilometers, around the earth, in which winds, clouds, lightning, rain, fog and frost occur. Rigveda mentions these 5 seasons: Vasanta, that is a spring; Grishma, that is summer; Prarit, that is rainy season; Sharad, that is autumn; and Hemant, that is severe winter. In Ramayana, Valmiki has, however, interpreted 6 seasons or ritus in India, which are Vasant, Grishma, Varsha, Sharad and Hemant. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस समय में भी मिलती हैं। एक चीज़, जब हम भूकंप और ज्वालामुखी से आगे बढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो हमारे जो पौराणिक और वैदिक लिटरेचर है उसमें क्लाइमेटोलॉजी का हिस्सा भी मिलता है। क्लाइमेट्स की बात होती है, वेदर की बात होती है, हवाओं की बात होती है, इन सब का जिक्र मिलता है। और इन हमारी जो पौराणिक लिटरेचर है उनके हिसाब से पृथ्वी के चारों तरफ, जो हम आज भी पढ़ते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर है जिसको इन्होंने अंतरिक्ष कहा। इन्होंने उसे अंतरिक्ष कहा है जो जिसको हम आज एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में रहता है, जिसने पृथ्वी को चारों ओर से घेर रखा है और पक्षी इसको क्रॉस करके नहीं जा पाते। इसकी मोटाई बताने का भी प्रयास किया, 154 किलोमीटर या 12 योजन बताने का प्रयास किया भास्कराचार्य ने। उसके बाद ये भी बताने की कोशिश की कि इन्होंने ये भी बताया कि हवाओं का चलना, बादल बनना, बिजली चमकना, वर्षा होना, पाला पड़ना, कोहरा बनना, इस तरीके की जितनी भी मौसम संबंधी प्रक्रियाएं हैं वो सभी इसी एटमॉस्फेयर में, इसी वायुमंडल में होती हैं। और ये बात हम आज भी देखते हैं। आज तो हमने वायुमंडल को और स्ट्रैटिफिकेशन करके शोभ मंडल तक हम इसकी बात करने लगे हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस की। तो जो वेदर है, जो मौसमी परिवर्तन है, ऋतुएं हैं, इनका जिक्र भी गहनता से उस समय मिलता है। और ये भी हम पाते हैं कि गहन अध्ययन के बाद ये इन निष्कर्षों पर उस समय के जो स्कॉलर्स हैं वे पहुँचे हैं।
इसके अलावा उस समय जो ऋतुओं का स्वरूप भी मिलता है, ऋतुओं का जिक्र मिलता है, गर्मी, सर्दी, बरसात, शरद ऋतु, पतझड़, ये सारी चीज़ें उस समय में मिलती हैं। इवन हम जब वाल्मीकि के रामायण पर दृष्टिपात करते हैं तो रामायण में भी इन का जिक्र बहुत प्रमुखता से वाल्मीकि ने किया है। महीनों के हिसाब से भी इन ऋतुओं को वर्ष भर में बांटने का प्रयास किया गया है, जैसे कि चैत्र और वैशाख, मार्च, अप्रैल, फिर मई, जून, जो हमारा जो सावन और भाद्रपद, और ये जो हमारे इंडियन जो महीने हैं जो, और बाद में हमारा जो इंग्लिश कैलेंडर चला, इन दोनों को अगर हम कोरिलेट करके देखते हैं तो महीनों के हिसाब से किस महीने में किस प्रकार की ऋतु रहती है उनको भी स्पष्ट करने का प्रयास उस समय के जो वैदिक और पौराणिक लिटरेचर है उसमें मिलता है। तो हम ये पाते हैं कि क्लाइमेटोलॉजिकल जो बेसिक कंसेप्ट्स थे उन पर भी हमारे एंशियंट जोग्राफिकल जो जोग्राफी के जो स्कॉलर्स हैं या जो एंशियंट हमारे राइटर्स हैं, जो हमारे ऋषिज़ हैं, उन्होंने इस पर कॉन्सेंट्रेट किया है, इन अध्ययनों को किया है और अपने अध्ययन के निष्कर्ष विश्व के समक्ष रखे हैं। जो ऋतुएं हम आज बनना बताते हैं, जो मौसम की बात हम आज करते हैं, उन सब पर इन स्कॉलर्स का ध्यान गया था और उन्होंने इन बातों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब हम आते हैं कॉन्टिनेंट्स। लिथोस्फीयर का जब बात की है, जो स्थलखंड की बात जब हम कहते हैं, जिसको हम जियोमॉर्फोलॉजी का जिक्र जिसको हम मान सकते हैं, वहाँ पर कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीपों या द्वीपों का जिक्र भी एंशियंट इंडियन थॉट में मिलता है। इन द अर्ली पीरियड ऑफ human civilization, owing to the poor needs of transportations and communications, the knowledge of various parts of the world was very limited and it grew at snail speed. To explore the unknown parts of the world in an inherent habit of men. In fact, the ancient Indian explorers and travelers made voyages, travels, pilgrimages and military expeditions to ascertain knowledge about the unknown parts of the world. विश्व के अज्ञात प्रदेशों को खोजने का प्रयास, जैसा कि मानव की जिज्ञासु प्रवृत्ति है, समस्त विश्व के मानव समुदायों ने किया, भारतीय मानव समुदायों ने भी किया। As per the reference of the Puranas, the landmass of the earth was divisible into several dvipas. The word dvipa has been interpreted differently by different scholars. द्वीप की बात कही है, स्थल खंडों को इन्होंने, स्थल के जो विभिन्न खंड हैं, जो विभिन्न हिस्से हैं, उनको द्वीप कहा गया पुराणों में। अब द्वीप किसको, हम उनको कहीं कॉन्टिनेंट्स के रूप में भी देख सकते हैं, हम द्वीपों के रूप में भी देख सकते हैं। ओरिजिनली द्वीपा सिग्निफाइड अ लैंड बाउंडेड बाय वाटर। जो आज हम द्वीप की परिभाषा बताते हैं, ओरिजिनली द्वीप वही था जिसको कि हम कह सकते हैं कि किसी भी जलराशि से घिरा हुआ स्थलखंड। जलराशि, वेदर इट्स ओशन, सी, रिवर, लेक और बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वाटर बॉडीज ऑन ऑल साइड, सब तरफ से जो पानी से घिरा हुआ स्थलखंड है उसको ओरिजिनली द्वीप कहा गया। दस द्वीपा वॉज इक्वली अप्लाइड टू आइलैंड, अ पेनिनसुला और अ दोआब। तो द्वीप को हमने द्वीप के रूप में भी समझा। अगर हम उसको प्रायद्वीपीय स्थिति, जिसको आज हम प्रायद्वीप कहते हैं, उसके रूप में भी हम उसको, उस समय में द्वीप ही कहा गया उसे। और दोआब, जो लैंड बिटवीन टू रिवर्स, जो नदियों द्वारा, जो दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है, उसको भी उस समय में द्वीप शब्द से ही उल्लेखित किया गया। The Puranas appear to have further extended the meaning of the term Dvipa to include any land which was originally inaccessible or detached by a virtue of its being surrounded by water, sand, swamp or even high mountains or thick forest. धीरे धीरे इसको जब और एक्सटेंड किया गया तो द्वीप का एक शब्द ये भी सामने आता है कि ऐसी भूमि को द्वीप के रूप में कहा गया जो कि इनएक्सेसिबल हो, जहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो, दुर्गम हो। अब वो चाहे वो दलदलों की वजह से हो, चाहे मिट्टी की रेत की वजह से हो, चाहे पानी की वजह से हो, चाहे पर्वत के मार्ग में आ जाने के कारण हो, वहाँ तक अगर पहुँचना मुश्किल है, या चाहे घने वनों के कारण हो, वहाँ तक अगर दुर्गमता है, पहुँचने की सुगमता नहीं है, तो उसे द्वीप की संज्ञा के नाम से संबोधित किया गया, ऐसा जिक्र भी मिलता है। Thus, the Puranic Dvipa by accident or design came to signify a natural region, either physiography or climatic. तो एक समय में जब हम पढ़ते हैं बहुत सारी व्याख्याएं द्वीप की या बहुत सारी परिभाषाएं, तो हम पाते हैं कि द्वीप बेसिकली एक रीजन को कहा गया, एक प्रदेश को कहा गया, जो कि एक नेचुरल, एक प्राकृतिक प्रदेश को कहा गया, चाहे वो प्राकृतिक प्रदेश फिजियोग्राफिक हो, स्थलाकृतिक हो या क्लाइमेटिक प्रदेश हो। इस प्रकार की व्याख्या भी द्वीप की मिलती है।
इसके अलावा इसके बाद और क्या अध्ययन इंडियन जोग्राफिकल थॉट में हमें देखने को मिलते हैं और उसकी वर्तमान तक किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ और कैसे उसका जो भी विकास है वो हमारे बाद के वैज्ञानिक अध्ययन की पृष्ठभूमि बना, इसका जिक्र हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू।